ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट सीरीज में रोटेशनल मोशन, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे 2 सवाल नीट एग्जाम में पूछा जाना तय है। तो डेफिनेटली इस टॉपिक में आप जो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, PYQ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होने चाहिए वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे जो टॉपिक्स के रिलेटेड सवाल है, जो पूछे गए सवाल है, वही अपन करेंगे। अब अपन बहुत ज़्यादा थ्योरी को रिवाइज नहीं करते हुए क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को रिवाइज कर रहे होंगे। रोटेशनल मोशन का जो फ्लो अपना इस चैप्टर में रहेगा, सीक्वेंस में आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल, जो टॉर्क बैलेंसिंग वाले सवाल होते हैं उनके सवालों की अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कंबाइंड बॉडी जो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन का जो सिस्टम है वो अपन डिस्कस करके, और लास्ट में बात कर रहे होंगे मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जिसमें प्योर रोलिंग के सवाल अपन कर रहे होंगे। तो ये अपने चैप्टर का फ्लो रहेगा। तो बिना टाइम को खराब किए अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो 2 सवाल रोटेशनल मोशन से पूछे जाने उनसे रिलेटेड सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स it is ml square by 12, where capital M is the mass and length capital L. The rod is bent in the middle so that the two halves make an angle of 60 degree. The moment of inertia of the bent rod about the same axis would be. बेसिकली क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपके पास एक रॉड है। देखिए सवाल को समझिए, सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जैसे सपोज हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, इस रॉड का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, हम सब लोग जानते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। नहीं याद है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लीजिए, बिल्कुल ये आपको याद होने चाहिए। अब क्या क्वेश्चन ने बोला कि अगर यहाँ से इसको बैंड कर दिया और कितना पार्ट एंगल पे 60 डिग्री पर बैंड कर दिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा। दैट मीन्स अब जो रोड है उसको इस तरह से बैंड कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, और इसी एक्सिस के अबाउट हमसे क्या पूछा है, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m और लेंथ l होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है, सर ये होता है ml स्क्वायर बाई 3 होता है। बट अब एक बात समझे कि उसी रॉड को 2 पार्ट करके उसको बैंड किया है। दैट मीन्स अब मास जो होगा, बेसिकली यहाँ पर जो आई नेट अपन को कैलकुलेट करना है 2 पार्ट का कैलकुलेट करना है। एक पार्ट का I1 अज्यूम कर लें, दूसरे पार्ट का I2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर सेम होने की वजह से डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। यहाँ वेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I1 हो जाएगा, क्योंकि I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2, दोनों रोड का सेम होगा। और अगर एक रोड का मैं लिखूँ तो एक रोड का क्या लिखोगे सर, मास कितना हो गया एक रोड का, हाफ हो गया, क्योंकि बीच में से बैंड किया तो हाफ m/2, ये ध्यान रखना है। और फॉर्मूला तो ml स्क्वायर बाई 3 लगेगा, तो l स्क्वायर बट अपॉन कितना होगा, बेसिकली जो लेंथ है वो लेंथ भी कितनी होगी, डिवाइड बाई 2 होगी, तो l स्क्वायर बाई 4, l/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/3, ये वाला फैक्टर भी होगा, क्योंकि बेसिकली जो फॉर्मूला है वो तो ml स्क्वायर बाई 3 है, बट मास m/2 हो गया, लेंथ हाफ हो गई, इसलिए l स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो I1 कितना आ गया सर, ये आ गया ml स्क्वायर अपॉन 24। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ml स्क्वायर अपॉन 24। तो आप देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 24 12 टाइम्स, तो फाइनली आंसर आ गया ml स्क्वायर बाई 12। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दैट मीन्स इस कंडीशन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 12 होगा, ठीक है। आइए करते हैं कुछ और सवाल इस तरह के। देखिए नेक्स्ट सवाल, ये भी सवाल हम वो सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो नीट में पूछे गए सवाल हैं, PYQs हैं, और इस टाइम पे आपको सारे PYQs अच्छे से कर लेना है। अगर कुछ उसमें डाउट है तो उनको क्लियर कर लें, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो ट्रेंड में सवाल पूछे जाते हैं, जिस ट्रेंड के सवाल पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपकी होगी। तो आप देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो पहले जैसे सवाल जैसा ही है, बस इसमें एंगल जो है कितना कर दिया है, 90 डिग्री कर दिया है। अब बेसिकली एक बात समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो एंगल 60 हो, 90 डिग्री हो या कुछ और हो, दैट मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, 2। अब इस सवाल को अपन डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको ये सेम क्वेश्चन फ्रेम कर दे किसी दूसरे एंगल पे, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और करने का तरीका बिल्कुल वही है। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बेसिकली वही ml स्क्वायर बाई 3, बट मास कितना हो गया, m/2 हो गया, लेंथ कितनी होगी, l/2 का स्क्वायर। दैट्स वाई फिर से यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ml स्क्वायर बाई 12। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा, फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना ABCD हो सेंटर इज हो। आपको बेसिकली स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
दैट मीन्स हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस एक्सिस के अबाउट निकाल लेना चाहिए जो ऑप्शंस में हमारे काम आ रही है। एक तो AC, EF, AD और हाँ AC, EF और AD के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो अगर EF के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो IEF के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस एक्सिस के अबाउट होगा, वही होगा। अगर ये एक्सिस मैं IY बोल रहा हूँ और इस एक्सिस को क्या बोल रहा हूँ IX, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर के लिए IX और IY इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर इस एक्सिस को मैं कुछ और नाम दे दूँ, जैसे इसको बोल दूँ G, इसको बोल दूँ H, तो बेसिकली IGH, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ AC एक्सिस, IAC एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का, और कौन सी एक्सिस, BD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स स्क्वायर के लिए अगर अपन बात करें तो स्क्वायर के लिए एक बात ध्यान रखें, कोई भी एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास से पास होने के बावजूद होने के साथ साथ ही दो एक्सिस एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर अपन लगाते हैं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका क्या आ जाता है, सेम। दैट मीन्स एक बात समझे कि IAC और IEF का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। जबकि IAD और हमें चाहिए इस क्वेश्चन में, तो IAD देखिए, IAD कितना होगा सर, IAD के लिए तो यहाँ पर बेसिकली हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्टेंस कितना है, अगर स्क्वायर में इसका साइड जो भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर A अज्यूम कर रहा हूँ तो कितना होगा, A/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स IAD के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ICUM प्लस MD स्क्वायर। और यहाँ पर ICUM की जो वैल्यू है वो कितनी है, अगर मैं इसको A बोल रहा हूँ तो MA²/6 प्लस MA²/12 होता है ना, इसको करेक्ट करिए, MA²/12 प्लस MA²/MD²। डी की वैल्यू कितनी है, A/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा MA²/12 प्लस MA²/4। एलसीएम आ गया आपके पास यहाँ पर 12, और 12 एलसीएम के बाद आपने लिखा MA² प्लस 3MA², MA² प्लस 3MA², तो कितना हो गया 4MA²/12। तो 4MA²/12 दैट विल बी, आपके पास जो रिजल्ट यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा फाइनली MA²/3। दैट मीन्स इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA²/3 है, जबकि AC एक्सिस या AB इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो MA²/12 है, और ये भी कितना है, MA²/12। अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं एक एक। फर्स्ट ऑप्शन में AC और EMF में जो AC और EF में जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन गिवन √2 है, तो √2 तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें IAD इज इक्वल टू 3IF, दैट मीन्स AD और EF में रिलेशन निकालो। ये तो AD रहा और ये EF रहा, तो देखिए क्या IAD अपॉन IEF कर लूँ तो रिलेशन आ जाएगा। तो IAD कितना है सर, IAD की वैल्यू मेरे पास है MA²/3 और IEF की वैल्यू कितनी है, MA²/12। तो MA² से MA² और इससे कैंसिल आउट हो गया कितना टाइम, 4 टाइम्स। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया IEF इज इक्वल टू 4IAD। ठीक है, ये इधर क्रॉस उल्टा होगा रिलेशन, क्योंकि 4 जो है अपॉन में है तो उसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसको करेक्ट करते हैं। देखिए बेसिकली ये IAD अपॉन IEF इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 4 ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो 4/1 होगा। दैट मीन्स IAD इज इक्वल टू कितना होगा सर, ये होगा 4IEF। जबकि इसने बोला है IAD 3IF, तो ये इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 ऑप्शन में क्या बोला है, IAD इज इक्वल टू 4IF, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 3। जबकि AC और EF अपन बात कर चुके हैं, ये दोनों MA²/12 है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है 3। आइए करते हैं प्रैक्टिस और सवालों के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अपन रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं तो बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन को बेसिकली अपन K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, K से। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि आपको कोई भी रिजिड बॉडी या कोई भी आपको शेप गिवन है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको किससे कंपेयर करना होता है, MK² से कंपेयर करना होता है, और MK² से कंपेयर करने के बाद आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाता है। अब बेसिकली आपको बोला है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग। बेसिकली सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग का, तो अगर अपन बात करें डिस्क की, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है MR²/2, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर MR² होता है।
अब बेसिकली अपन को इसको कंपेयर करना है किससे, एम के डी स्क्वायर बोल देते हैं इसको, और इसको भी कंपेयर करना है किससे, के आर स्क्वायर, मतलब रिंग और डिस्क दोनों के लिए अपन ने रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ से निकल जाएगा, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट यहाँ भी हो गया, और यहाँ पर आपके पास के डी जो आया वो के डी स्क्वायर कितना है, आर बाई रूट टू, या यहाँ से देखिए के डी इज इक्वल टू कितना है, या आर अपॉन रूट टू, और यहाँ से के आर जो आया उसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली आर। तो हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ राइजेशन सर्कुलर डिस्क अपॉन रिंग का, तो के डी अपॉन के आर ये रेशियो हमें चाहिए, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया आर अपॉन रूट टू अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो के डी अपॉन के आर जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट टू। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल थिन रोड्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ स्मॉल एम फॉर्म अ स्क्वायर फ्रेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास 4 रोड्स हैं, है ना, ये इस तरह से 4 रोड्स है, और ये 4 रोड्स मिलकर क्या बन रही है, एक स्क्वायर बना रही है। ध्यान समझना कि ये फ्रेम नहीं है, सॉरी फ्रेम है, प्लेट नहीं है। बेसिकली कभी कभी कन्फ्यूजन यहाँ पर ये हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ये प्लेट है, प्लेट नहीं है, फ्रेम है। क्यों? क्योंकि बेसिकली रोड्स मिलकर ये फ्रेम बना रही है ना। आपको बोला गया कि सभी का मास m है और सभी की लेंथ कितनी है, l, मतलब सबका मास m और सभी की लेंथ l है। इस एक्सिस के अबाउट इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें आई नेट कैलकुलेट करना है, और आई नेट क्या होगा, सिंपली I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, क्योंकि 4 रोड्स है तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके सबका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब बात रही एक रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अपन कैलकुलेट करें। अगर इस रोड की बात करूं तो इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ml स्क्वायर बाई 12 होता है। एज ए स्टैंडर्ड हमें पता है एक्सिस किसी भी रोड क्या उसका परपेंडिकुलर जो सेंटर से सेंटर मास से पास हो रही एक्सिस उसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होता है। अब यहाँ पर हमें इसके अबाउट निकालना है, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है d, ये बेसिकली कितना होगा सर, l/2 होगा। तो अगर I1 में कैलकुलेट कर लूँ तो I1 कितना आएगा सर, I1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होती है ICUM प्लस क्या होता है, MD स्क्वायर होता है। तो इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट सेंटर मास के अबाउट तो कितना है, ml स्क्वायर बाई 12 है सर, और m इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, l/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बेसिकली ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने पर आप एलसीएम लेंगे 12, तो सॉल्व करने पर ये कितना आ जाता है, ml स्क्वायर बाई 3 आ जाता है। इसका मतलब एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आ गया, ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। अब ml स्क्वायर बाई 3 एक का आ गया, तो सभी रोड्स का क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि सभी रोड्स आइडेंटिकली एक्सिस जो है पैरेलल डिस्टेंस सबका सेम है, और सबका सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो सबका सेम होगा। दैट मीन्स अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। तो ये सिंपली अपन को क्या लिख देना है, 4I1, क्योंकि सब सेम है, तो यहाँ 4 इंटू ml स्क्वायर बाई 3। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा 2। सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ अबाउट एक्सिस थ्रू द परपेंडिकुलर इज I नोट। किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, एंड के अबाउट। देखो सवाल बहुत आसान है, बस हमें समझना है सवाल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सब पूछे हुए सवाल है नीट में, PYQs हैं सारे, तो आप ध्यान से समझिए। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है वो कितना गिवन है, I नोट गिवन है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। आप लोग जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, l/2। तो इसके अबाउट पूछा है, तो आप सब समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ICUM प्लस MD स्क्वायर। अब ICUM की जो वैल्यू है वो हमें I नोट गिवन है, हमें याद है यहाँ पर ml स्क्वायर बाई 12 होता है, पर वो ml स्क्वायर बाई 12 की टर्म में नहीं देखे, आंसर में किसकी टर्म में देना, I नोट, इसलिए हमने ऐसा लिखा। प्लस m इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, l/2 का होल स्क्वायर। कितना सिंपल सवाल है, फटाफट से आंसर आ गया, I नोट प्लस ml स्क्वायर बाई 4। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। आइए बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू
मतलब आपको ये डिस्क एक गिवन है और डिस्क पर कितने 4 पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स में से आपको वो पॉइंट बताना है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। दैट मीन्स हमें मैक्सिमम निकालना है। और आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सवाल सोल्व होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, ICM प्लस MD स्क्वायर होता है। अब ध्यान से समझना, अगर अपन बात करें ए के अबाउट, तो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी कोई रिजिड बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। ये बात हमें कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे हमेशा कम आता है। बाकी अगर बात करें बी सी डी पॉइंट की, तो ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूँ बी पॉइंट की या सी पॉइंट की या डी पॉइंट की, तो ध्यान से समझना, ये वाली डिस्टेंस कुछ है, ये वाली डिस्टेंस उससे ज़्यादा है और ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि ICM जो होगा, चाहे मैं ए के लिए कैलकुलेट करूं, बी के लिए कैलकुलेट करूं, सी के लिए कैलकुलेट करूं या डी के लिए कैलकुलेट करूं, ये वाला फैक्टर तो सभी के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। चाहे मैं बी के लिए करूं, सी के लिए करूं, डी के लिए कैलकुलेट करूं, तो चेंज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्टेंस। आप देखिए ये डिस्टेंस कम है, ये उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा है, तो जो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उससे जो सम आपको मिलेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स बी वाले ऑप्शन के लिए सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर मिलने वाला हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। बिल्कुल लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, छोटा सा सवाल है, बस अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। तो आइए इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट में ट्रेंडी सवाल होते हैं, मतलब ये पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, बिल्कुल आसान से होते हैं। बस ये सवाल जो पूछा गया था सवाल, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब जो होता है वो होलो स्फेयर होता है। क्या होता है, होलो स्फेयर। ये बात समझनी है, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है डॉट्स बनाकर डॉट्स बना रखे हैं, तो स्टूडेंट इसको क्या समझ लेता है, इसको समझ लेता है सॉलिड स्फेयर। तो ये गड़बड़ अपन को एग्जाम में नहीं करनी है, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब सॉलिड स्फेयर के से सॉल्व करोगे तो फर्स्ट आंसर आपका आएगा और वो आंसर नेगेटिव आपके मार्क्स आपको दिलवाने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि ये जो स्फेयर है ये सॉलिड स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है, होलो स्फेयर है, डॉट्स बने हुए ऊपर, ये बात अलग है। तो अब देखिए यहाँ पर आई नेट जो हमें फाइंड आउट करना है, तो आई नेट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग समझ पा रहे हैं कि सर तीनों स्फेयर का अलग अलग इस एक्सिस एक्स एक्सिस डैश के अबाउट निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर इसको फर्स्ट स्फेयर बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको थर्ड बोल रहा हूँ, तो सेकंड और थर्ड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा सर, सेम होगा। और सेम कैसे होगा, क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग के ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बेसिकली 2/3 mr² प्लस mr²। तो बेसिकली सर ये हो जाना है 5/3 mr²। और सिंगल स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, इसका सिंपली हो जाएगा 2/3 mr², जो कि एज ए स्टैंडर्ड हमें याद होना चाहिए। किसी स्क्वायर का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 5/3 mr²। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, तो 2 + 5 + 5 दैट विल बी 12/3 mr²। ठीक है, mr² तो रह गई, तो आंसर विल बी कितना, आंसर जो हो गया यहाँ पर वो कितना आ गया 4 mr²। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 2। सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। इसके बाद और करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन बोला फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R एंड R करस्पॉन्डिंग टू अ 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr², then value of k is। बेसिकली सवाल ये है कि जैसे सपोज हमारे पास एक यहाँ पर सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग में से क्या किया 90 डिग्री वाला पार्ट, मतलब ये 90 डिग्री आर्क यहाँ से क्या कर दी, कट कर दी। ये कट करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वो k टाइम्स है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। सिंपली आप एक बात समझिए कि अगर ये पूरी रिंग होती और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता तो आंसर कितना होता सर, mr² होता। बोलो क्लियर है। अगर अब मैं बोलूँ कि इस रिंग के 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है, अब इसी वही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता तो mr², पर मास हाफ होने की वजह से m/2 r² होता। इस बात को ध्यान समझना। आपको याद होगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता, बट मास अगर चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो चेंज होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर m/2 r² होता और इस केस में भी कितना होता m/2 r² होता। बात समझ में आ रही।
तो अब ध्यान से समझे, तो 1/4 पार्ट रहा, तो अब मास जो बचा रिमेनिंग पार्ट का वो कितना पार्ट बचा, 3m/4 बचा, क्योंकि m में से अगर m-m/4 मतलब 1/4 पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3/m इंटू 3m/4 होगा। तो i जो होगा या i डैश जो होगा बेसिकली होगा तो फॉर्मूला mr² ही, पर m की जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, m डैश लिखेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर जो टोटल रिंग थी उसमें से जो पार्ट अपन ने निकाला उसका मास तो कम करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो mr² ही है, पर m डैश की जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो कितनी है, 3m/4। ये बात समझने वाली है यहाँ पर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 3/4 mr² होगा। तो आप ध्यान से समझिए, तो अगर इसको कंपेयर करूँ k mr² से, तो k की वैल्यू आप देखिए कंपेयर करने पर कितनी दिखाई दे रही, 3/4। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा 2। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, करते हैं और सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट है और उसका रेशियो आपसे पूछा है, और किस किस का आपको बोला, थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। ध्यान समझना, आपको यहाँ पर दो रेडियस ऑफ जायरेशन को कंपेयर करना है। सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन कंपेयर करना है किसका, थिन यूनिफॉर्म डिस्क का, थिन यूनिफॉर्म डिस्क, और जो क्या है नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो आप जानते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है। तो इसको कंपेयर करें तो mk1² से कंपेयर कर लें, तो यहाँ से k1 आएगा, टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, क्या डायमीटर के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क का mr²/4 होता है, याद रखना है ये सारी वैल्यूज। इसके अबाउट कितना होता है सर, ये होता है mr²/2। और अगर एक्सिस ये वाली है जो डायमीटर से पास हो रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/4। ये रिजल्ट आपको एज ए स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। तो mr²/4 को आप कंपेयर कर लो सिंपली mk2² से, और हमें क्वेश्चन में k1 और k2 का रेशियो पूछा है ना। तो अपन क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो m से m, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, ये m से m कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। तो आप ध्यान समझिए, तो यहाँ से आपके पास क्या है सर, यह है k1/k2 इज इक्वल टू, जो 4 है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी 2 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 2/1 इनका स्क्वायर है आपको, जबकि रेशियो चाहिए k1/k2 का। तो आंसर विल बी √2:1। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली नॉर्मल टू द प्लेन कितना होता है, डायमीटर के अबाउट पास होता है तो mr²/4 होता है। ये हमें एज स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है वो कैविटी प्रॉब्लम आती है। कैविटी प्रॉब्लम में बेसिकली हमें कैविटी प्रॉब्लम के सवालों को करने के लिए हम उसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम अज्यूम करते हैं, और दोनों जो पार्ट हैं, 2 या 3 जो भी पार्ट हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और उनको सम कर देते हैं सिंपल अलजेब्रिक। और कैविटी वाले पार्ट का जो डेंसिटी है वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपन को इसे सवाल करने होते हैं। अब इस सवाल में आपको बोला एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास 9m है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह का एक डिस्क है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस सर r है और इसका जो मास है वो 9m है। ठीक है, अब इसमें से बोला है कि r/3 रेडियस का मास, r/3 रेडियस कट किया है और उसका सेंटर भी बिल्कुल वही है जो डिस्क का सेंटर है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कट किया है कैविटी, दैट मीन्स इस डिस्क में ये वाला पार्ट जो होगा इसका रेडियस जो है वो कितना है, r/3। ये कौन सा पार्ट हो गया सर, कैविटी वाला पार्ट हो गया, जबकि जो पूरा डिस्क है वो था उसमें से ये पार्ट हटा दिया गया। और अब आपको बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अब रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, या इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका क्या है सर, I0 इज इक्वल टू सिंपली हमें I1 + I2 लिख देना है। I1 का मतलब पहला फुल डिस्क उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है, और दूसरा I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो उस कैविटी का जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी नेगेटिव होगी। इसकी डेंसिटी पॉजिटिव ले लो, इसकी नेगेटिव लेते हो। तो ध्यान से समझना, अगर अपन बात करें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुल डिस्क का, तो फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है mr²/2। अब इन सवालों में एक बात ध्यान से समझना है कि मास जो है m की जगह कितना मास गिवन है, 9m गिवन है तो 9m रखना है, कुछ और गिवन है तो कुछ और रखना है। बस ये छोटी छोटी गड़बड़ अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह के सवाल आपके सही होंगे डेफिनेटली। प्लस I2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है,
जो कैविटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो यहाँ कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली अपन को उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो सिंपली वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, अगर मैं उसको बोलूँ एम डैश, और जो रेडियस है वो रेडियस को भी अगर मैं बोलूँ r/3 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस अब क्या हो गया, चेंज हो गया अपॉन 2, कैविटी का भी यही होगा। पर अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि कैविटी का जो मास है उसको अपन को क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है, क्योंकि वो पार्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर अपन पहले से ही माइनस साइन लिख दें तो कोई बुराई नहीं है ना। ठीक, अब एम डैश की जो वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर जो रेडियस है वो r/3 है, टोटल मास 9m है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट का जो मास होगा वो कितना होगा, कैविटी का मास कितना होगा, m होगा, क्योंकि मास जो है आप जानते हैं कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/v, रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/v। और डेंसिटी अगर अपन बात करें, अगर वो कांस्टेंट है तो m इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v, और m इज प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3πr³ हम जानते हैं। सॉरी, डिस्क का जो एरिया होगा, सॉरी डेंसिटी जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो डेंसिटी यहाँ पर स्फेयर के लिए नहीं है, बेसिकली क्या है, ये है आपका डिस्क है। तो यहाँ पर डेंसिटी जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे सर, सिग्मा यूज़ करेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, m/a, और डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो m प्रोपोर्शनल होगा किसके, a के, और रेडियस के स्क्वायर, मतलब m इज प्रोपोर्शनल टू r²। अगर रेडियस कम होगा तो मास भी कम होगा, तो r/3 का स्क्वायर r/9 होगा, दैट मीन्स 9m/9। तो आंसर कितना होगा, m डैश। तो m डैश की वैल्यू यहाँ पर m होगी, तो ये हो गया 9mr²/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m डैश की वैल्यू क्या डालेंगे, m r²/18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 81 माइनस mr²। तो बेसिकली यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो 81 माइनस 1 mr²/8 कितना आ रहा है नीचे, 18 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 80/18 mr²। अब 80/18 mr², ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पर आप इसको अगर 2 से कैंसिल आउट कर दे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 9। तो आंसर विल बी 40/9 mr²। तो करेक्ट आंसर विल बी 4। तो इस तरह से कैविटी वाले सवालों को अपन कह सकते हैं। और देखिए कैविटी वाले प्रॉब्लम और किस तरह के सवाल अपन कह सकते हैं और कैसे उन पर ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल और देखिए जो पूछा गया सवाल है फिर से पी वाई के, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, सर्कुलर होल डायमीटर r, whose rim passes through the center is cut, what is the moment of inertia of the remaining part of the disc about the perpendicular axis through the center। मतलब कहने का मतलब ये सवाल में आपको एक डिस्क गिवन है, उस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना गिवन है, उस डिस्क का रेडियस r गिवन है, इसमें एक कैविटी कट की गई जिसका डायमीटर r है, दैट मीन्स यहाँ पर जो एक कैविटी ऐसी कट की गई है इसका डायमीटर r है। तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा डिस्क का वो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैविटी हो गया। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो आप ध्यान समझिए फिर से वही बात कि यहाँ पर I नेट इज इक्वल टू क्या लिखना है, I1 प्लस I2। तो I1 लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, I1 तो सिंपली क्या हो जाएगा सर, mr²/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो मास है m मैं कंसिडर कर रहा हूँ, r²/2। अब बात करें I2 वाले मास की, तो I2 की अगर बात करें तो I2 जो हमें कैलकुलेट करना है वो देखिए उसके लिए यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस कैविटी का इसकी एक्सिस के अबाउट पता है पर इसके अबाउट निकालना है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ICUM प्लस क्या हो जाएगा, MD² हो जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेडियस अगर हाफ हो रहा है तो मास कितना रह जाएगा, m/4 रह जाएगा। तो ध्यान समझिए I2 जो है मैं विद साइन यहाँ पर मतलब नेगेटिव पुट कर दूंगा, क्योंकि कैविटी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर अपन सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो ICUM जो होगा कैविटी का भी mr²/2 होगा, पर m की वैल्यू कितनी होगी, m/4, और r की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, r/2 का होल स्क्वायर/2। तो ये mr²/2 प्लस m, अब m कितना है, m/4 है, और d डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें, तो सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 4 × 4 16 और इंटू 2 32। तो ये हो जाएगा mr²/32 प्लस ये हो जाएगा आपका mr²/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, फिर हो जाएगा बेसिकली mr² प्लस 2mr², 3mr²/16, 3mr²/32 ये हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पर साइन जो है यहाँ पर माइनस लिखना है क्योंकि कैविटी वाले पार्ट का लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3mr²/32।
तो अब देखिए ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 32 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 mr² माइनस 3 mr²। तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा 13 mr² अपॉन 32। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 2। तो इस तरह से कैविटी वाले सवालों में आपको ध्यान रखना है, कैविटी वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालना है, फिर उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि कैविटी वाला पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात ध्यान रखिए। बाकी इस तरह के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अब नेक्स्ट जो पोर्शन टॉर्क वाले सवालों की अपन बात करते हैं, जैसा कि सीक्वेंस अपन ने बात करी। तो टॉर्क में सबसे पहले आपको सवाल में दिया हुआ है, आपको फोर्स का वैल्यू गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। आपको बहुत सिंपल सा सवाल है कि फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। कभी कभी ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस होते हैं, बस हम फॉर्मूला में याद होना चाहिए। तो कोई भी चैप्टर का सुपरफिशियल रिवीजन तो हमारा होना चाहिए, कुछ हमें छोड़ना नहीं है। तो आप ध्यान से समझिए, तो फोर्स जो है वो बेसिकली कितना है, ये है बेसिकली 3J कैप न्यूटन, और आर वेक्टर जो है कितना 2K कैप मीटर। बस अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा सर, ये 2K कैप क्रॉस 3J कैप। तो 2 × 3 तो कितना हो गया 6, और K क्रॉस J हो जाएगा -I कैप। ठीक है, तो -6I कैप न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हियर। आइए बढ़ते हैं, टॉर्क के और सवाल करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, मोमेंट ऑफ फोर्स आपको गिवन है और पोजीशन आपको गिवन है। तो इस सवाल में फिर से जो फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा सर, टॉर्क का R क्रॉस F लग जाएगा। बस इस सवाल में आपको R वेक्टर लिखना होगा। R वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको आप कैसे लिखते हैं सर, x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 J कैप प्लस z2 - z1 K कैप से लिखते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये कि सर किस कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 z2 कंसीडर करूँ, किसको x1 y1 z1 कंसीडर करूँ, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक बात समझिए, जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है उसको हमेशा क्या अज्यूम कर लो, x1 y1 z1 माने। जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है उसको क्या माने, x1 y1 z1 माने, और जो दूसरा पॉइंट है ऑब्वियसली फिर उसको x2 y2 z2 मानेंगे। तो अपना जो आर वेक्टर कैलकुलेट करने में कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर बेसिकली अपन देखिए, तो 2 - x2 कितना है 2 - 2 I कैप प्लस y2 कितना है, y2 है सर 0, तो 0 माइनस ये कितना है -2 J कैप। ठीक है, प्लस बात करें K कैप पे, तो ये कितना हो गया सर -3 और -2 K कैप। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया सर, ये 0 I कैप और ये हो गया 2 J कैप और -3 + 2 तो -K कैप बचेगा। तो -2 J कैप और K कैप, ये तो अपने पास आर वेक्टर है। बस अब टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो डिटरमिनेंट मेथड से I J K लिखें। इसमें भी ध्यान रखना है कि पहले क्या लिखना है, R लिखना है, क्योंकि पहले R होता है फिर F होता है। अगर उल्टा लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान रखना। तो 0 2 -1 और F कितना गिवन है 4 5 -6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसके लिए ये तो कितना हो गया -12 + 5 तो कितना हो जाएगा -7 I कैप। और J कैप की बात करें तो J कैप में ये 0 हो गया और ये कितना हो गया +4, पर आगे माइनस होता है इसलिए -4 J कैप। तो -7 I कैप -4 J कैप, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। और K कैप में भी कैलकुलेट कर लो, तो ये 0 और ये कितना हो गया -8 K कैप, तो -8 K कैप। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए टॉर्क पर और सवाल करते हैं, किस टाइप के सवाल दिए हुए और पूछे हुए हैं। इसमें आपको बोला है कि F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर R एंड टॉर्क टाउ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। तो इस सवाल के लिए एक इन्फॉर्मेशन समझिए कि टॉर्क अगर R क्रॉस F है, तो ये बात हमें श्योर है कि टॉर्क डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा किसके, F वेक्टर के, और टॉर्क परपेंडिकुलर होगा किसके, R वेक्टर की। ये इन्फॉर्मेशन आपको वेक्टर से आती है, जब वेक्टर में आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि C इज इक्वल टू A क्रॉस B है, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर C A क्रॉस B है तो C डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा किसके, A के, और C डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा B के। ये आपको वेक्टर में आपको ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। इसको और समझ लें,
जैसे ए है और ये बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट से आप देखिए ए क्रॉस बी, सी की तरह मिल रहा है बाहर, तो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। टाउ डॉट एफ इज इक्वल टू 0। वेक्टर में बात बिल्कुल आपको बताई जाती है कि जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगा। और यहाँ से रिलेशन देखिए टाउ डॉट आर, ये भी क्या होगा सर, 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इस एक जो इंफॉर्मेशन है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आर डॉट टाउ इज इक्वल टू 0, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है, पर ये एफ डॉट टाउ इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसमें टाउ, ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, गलत होगी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 जबकि क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें टाउ और आर का डॉट प्रोडक्ट, टाउ और एफ का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। और देखिए किस तरह के सवाल टॉर्क पर पूछे जाते हैं। देखिए इस सवाल में बेसिकली आपसे टॉर्क पूछा हुआ है और आपको थीटा गिवन है। देखिए टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा भी होता है ना। तो आप देखिए इसमें आपको बोला टॉर्क कब 0 होगा, टॉर्क 0 कब होगा, जब अल्फा 0 होगा, जब अल्फा क्या होगा, 0। तो अपन देखिए थीटा से अल्फा कैसे निकालें। थीटा हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है 2t⁻³ - 6t²। तो जब भी आपको थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करें, इससे क्या आ जाएगा ओमेगा, तो कितना आ जाएगा 6t² - 12t। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 12t - 12, और ये 0 के इक्वल पुट करके देखना है कब होगा टॉर्क 0, ये पूछा, तो t इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया 1 सेकेंड। दैट मीन्स 1 सेकेंड पे जब अल्फा 0 है तो टॉर्क 0 होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 2, सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। और देखिए टॉर्क पर किस तरह के सवाल पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बोला है एबीसी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ओ इज द सेंटर, F1 F2 एंड F3 रिप्रेजेंट 3 फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सीरीज AB BC and AC respectively. If the torque about O is 0, then the magnitude of F3। इस सवाल को समझिए, बेसिकली हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है F3 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अगर सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 है तो समझना, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ, क्योंकि टॉर्क के लिए आप ध्यान समझिए, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो होता है वो RF sin थीटा होता है मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूँ। दूसरा इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर F। तो R परपेंडिकुलर F से क्या हो जाएगा, अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ और उससे अगर मैं टॉर्क लिखूँ तो ऐसे भी टॉर्क लिख सकता हूँ। तो F1 फोर्स की वजह से, F2 की वजह से, F3 की वजह से, तो यहाँ पर नेट जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और कितने फोर्स की वजह से टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू F2 फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू F3 फोर्स। तो अपन तीनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क लिख लेते हैं, और तीनों से इन फोर्सेस जिस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं उस पर क्या डाल लेते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो ट्राइंगल वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब ध्यान समझना कि ये वाले जो इसकी डायरेक्शन जो आएगी, इसकी डायरेक्शन आप देखिए आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे और एफ की इधर, तो F1 की वजह से टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, इस डिस्टेंस को मैं d बोल देता हूँ, तो d इंटू F1, और डायरेक्शन जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, डॉट आ जाएगी। F2 की बात करूं तो F2 के लिए R वेक्टर की डायरेक्शन नीचे और इसकी डायरेक्शन किधर है, F2 की इधर, तो ये भी बाहर की तरफ आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो D इंटू F2, और ये कितना हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। और F3 के लिए जबकि जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर डिस्टेंस तो सेम है पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस इज इक्वल टू 0। अब आप समझ रहे हो ये डॉट है और क्रॉस है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स DF1 प्लस DF2 इज इक्वल टू DF3। D से D पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया सर, आ गया F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए किस तरह के सवाल और हमारे पास टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया सवाल है, इसमें आपको बोला है कि एक मास है जिसका मास 2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और किस रेट से वो रोटेट कर रहा है, 3 RPM से। तो आपको पूछा है कि 2 पाई रिवोल्यूशन बाद अगर वो रुकता है तो टॉर्क कितना रिक्वायर्ड होगा। तो टॉर्क के लिए वही बात कि टॉर्क इज इक्वल टू, हमने डिस्कस किया कि सर आई अल्फा रिलेशन होता है, और आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली अगर सर आई की जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो आई तो अपने पास कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कितना होगा सर, mr²/2 होगा।
एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 0.04 इंटू 0.04 अपॉन कितना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया। तो आई की वैल्यू अगर मैं लिख दूं यहाँ पर तो कितना हो गया सर, ये 16 अपॉन 10⁴, या अपन बोल सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब अल्फा और चाहिए, अल्फा चाहिए तो इस तरह के सवालों में जब भी रुकने वाले सवाल है तो अपन जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लगता है, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल रुकने की बात हो रही है इसलिए 0 होगा, इनिशियल 3 आरपीएम है तो इसको चेंज कर लो, 3 आरपीएम 3 इंटू 2π/60, तो रेडियन पर सेकेंड में ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा सर π/10, दैट मीन्स π/10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। थीटा जो है 2π रिवोल्यूशन है। अभी इसमें ये वाली बात भी ध्यान रहेगी 2π रिवोल्यूशन, तो थीटा को जो है 2π नहीं लिखना, 2π इंटू 2π लिखना है, क्योंकि आंसर अपन सॉल्व जो कर रहे हैं रेडियन में या एसआई सिस्टम में कर रहे हैं, तो 4π² रेडियन अपन को यहाँ पर यूज़ करना है, जो गड़बड़ यहाँ पर स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ध्यान समझना ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा सर 4π², तो आप ध्यान समझे तो ये π²/100 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4π² अल्फा, और यहाँ पर बेसिकली 2 भी था तो 2। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, π² से π² कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया -1/800। क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि रिटार्डिंग है ना, रोकने की बात हो रही है। ऑल्दो हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो वैल्यू पुट कर दें, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में टाउ इज इक्वल टू आई की वैल्यू होगी 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/800, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और 2 इंटू 10⁻⁻4 ऑलरेडी था और -2 और शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक करेंगे। और किस तरह के सवाल टॉर्क से रिलेटेड पूछे गए हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए इस टाइप के सवालों को करने के लिए टॉर्क के 2 रिलेशन है, उस तरह से सवालों को सोल्व करते हैं। एक तो रिलेशन होता है टॉर्क का RF sin थीटा अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, और दूसरा रिलेशन होता है I अल्फा। तो सिंपली इस तरह के सवालों में जब भी हमें सवाल करने होते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि हमें इन दोनों तरीकों से टॉर्क कैलकुलेट करके उन टॉर्क्स को कंपेयर करके आंसर देना होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर I अल्फा जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² 3 इंटू अल्फा होगा, दैट मीन्स ये वाला जो फैक्टर है I अल्फा इज इक्वल टू RF sin थीटा। तो I की वैल्यू तो अपन ने पुट कर दी ml² 3, अल्फा हमें चाहिए इस सवाल में, और R कितना गिवन है सर, R जो होगा, अब देखिए इस पर जो फोर्स है, फोर्स किसकी वजह से होगा, सेंटर ऑफ मास की वजह से, और जिसका वेट है mg उसकी वजह से, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी कितनी होगी L/2। इसलिए यहाँ पर R की जगह अपन क्या पुट करेंगे सर, L/2 यूज़ करेंगे, और F की जगह क्या यूज़ करेंगे mg, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, फोर्स और R के बीच में एंगल 90 डिग्री, इसलिए sin 91 हो जाएगा। अब देखिए M से तो M कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, है ना, और बस तो अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3g/12। तो करेक्ट आंसर जो होगा अल्फा इज इक्वल टू 3g/12, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। और इस टाइप के सवाल जिसमें अपन को कंपेयर करके सोल्व करना पड़ता है, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और हमें उन सवालों पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए ये दूसरा टाइप का सवाल, इसमें आपको बोला है कि आपको एक सर्कुलर डिस्क गिवन है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर रेस्ट पर है, और परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा है सब्जेक्टिव टू विच, और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, और आपको क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इसका नेट एक्सेलेरेशन पूछा है। देखिए इस बात को समझिए कि इस सवाल में हमसे ए नेट पूछा है, और ए नेट जो होगा वो क्या होगा बेसिकली सर, वो होगा AC² प्लस AT²। तो सिंपली हमें AC और AT कैलकुलेट करना है, AC और AT एक बार हम कैलकुलेट करेंगे, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिए इस सवाल में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो अल्फा गिवन है, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 रेडियन/सेकंड², ठीक है। और जो ये गिवन है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब t की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेकेंड गिवन है। तो ये वैल्यूज जो गिवन है वो AC और AT को कैलकुलेट करने के लिए गिवन है। आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ से AT इज इक्वल टू अल्फा आर, बेसिकली AT इज इक्वल टू अल्फा आर जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हमने वैल्यू डाली तो AT हमारे पास आ गया। दूसरा V इज इक्वल टू U प्लस AT से हमने क्या निकाल लिया, फाइनल स्पीड निकाली, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर है।
दूसरा v आने के बाद AC इज इक्वल टू क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं AC सर होता है v स्क्वायर अपॉन r होता है। इससे AC आ गया, AT आ गया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो पोर्शन यहाँ पर आता है वो आता है इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन। तो इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन पे किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और ये ट्रेंड में सवाल पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल, तो इन पर प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए। तो इस सवाल में बेसिकली बोला है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ 200 सेंटीमीटर और मास उसका 500 ग्राम है, और आपको यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है, m का वो वैल्यू जिसके लिए इक्विलिब्रियम हो। अब इक्विलिब्रियम वाले सवालों के लिए एक बात कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करें वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को A बोलता हूँ, इस पॉइंट को B बोलता हूँ, इस पॉइंट को C बोलता हूँ, इस पॉइंट को D बोलता हूँ। बेसिकली ये पॉइंट्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 2 kg की वजह से 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये जो है नाइफ एजेस है, इसकी वजह से यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा। एंड सेंटर ऑफ मास रोड का जो होगा नीचे की तरफ कितना मास है, 500 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा सर 1/2 इंटू जी। बेसिकली 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया तो 1/2 इंटू mg, तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक फोर्स यहाँ पर होगा जो क्या होगा mg, दैट विल बी 10m। अब टोटल जो फोर्स है वो कितने फोर्स है, 1 2 3 4। किसी भी पॉइंट के अबाउट अपन क्या करें, नेट टॉर्क को क्या कर लें, 0 कर लें। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के लिए ये होगा। अब इस सवाल में हमें सॉल्व जो करना है वो कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करना चाहिए, तो उसका आंसर है B पॉइंट के अबाउट। उसका रीज़न ये क्योंकि B पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क को 0 करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अननोन है हमारे लिए। अगर और पॉइंट के अबाउट करोगे तो n की टर्म में आंसर आएगा, तो जबकि आंसर n की टर्म में नहीं देना है, इसलिए यहाँ पर सवाल में अपन को टॉर्क किसके अबाउट करना है, B के अबाउट। तो B के अबाउट करना है। अब B के अबाउट कौन कौन से फोर्स है, पहला फोर्स अगर हम बात करें कौन सा, 20 न्यूटन, किस पॉइंट के अबाउट, B पॉइंट के अबाउट, प्लस टॉर्क ऑफ पॉइंट कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, किस पॉइंट के अबाउट, B के अबाउट, प्लस टॉर्क ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कितना है यहाँ पर ये 5 न्यूटन, इसका भी किसके अबाउट लिखना है सर, B के अबाउट, प्लस लास्ट में जो बचा है वो अपना 10m, यहाँ लिख देता हूँ, टॉर्क ऑफ कितना 10m, इसका भी किसके अबाउट लिखना है, B के अबाउट लिखना है। तो अब देखिए ये सब जो लिखेंगे अपन और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0, और साथ में ये वाला जो बात है ये वो वाला पॉइंट जो होगा 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो उसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से टॉर्क हमेशा कितना आएगा, 0, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, RF sin थीटा। अगर R 0 है तो टॉर्क तो 0 होगा। तो हमें सिर्फ B की वजह से कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, 3 फोर्सेस की वजह से कैलकुलेट करना है। अब बात करो इसकी वजह से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ध्यान से माना, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 20 और 40 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी सर, 20 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर अपन ने लिखा R की वैल्यू कितनी, 20 इंटू फोर्स कितना है सर, फोर्स भी 20 है, तो 20 इंटू 20, और जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, डॉट, प्लस नेक्स्ट बात करो 5 की वजह से, इसकी वजह से अब जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किधर की तरफ हो जाएगी, अंदर, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस, अभी ये वाली डिस्टेंस समझना कितनी है, क्योंकि रोड का सेंटर मास है, टोटल लेंथ 200 कितनी है, 200, और ये 40 है तो कितना बचा, 60 बचेगा, क्योंकि सेंटर मास जो होगा सेंटर पे होगा, तो इस एंड से 100 पर, यहाँ 40 ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितना बचा, 60। तो बेसिकली कितना लिखेंगे यहाँ पर सर, यहाँ लिखेंगे 60 इंटू जो फोर्स है वो कितना है 5, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए R वेक्टर इसका ऐसा होगा, फोर्स नीचे की तरफ है, R वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उससे बाहर की तरफ होती है, बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो यहाँ पर अपन ने लिखा क्रॉस, और जो लास्ट फोर्स है अपना कौन सा फोर्स, mg, उसकी वजह से टॉर्क जो होगा, अब डिस्टेंस जो है ये वाले डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि ये 40 है और ये 160 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा, 120 इंटू ये हमारे पास कितना है, फोर्स 10m है, अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो भी इनसाइड होगा, क्रॉस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, तो 400 और ये क्रॉस है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना, 300
इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो 400 माइनस 300 तो कितना बचेगा सर, ये 100 बचेगा ना, 400 माइनस 300, यहाँ पर 100 बचेगा क्योंकि 20 × 20 400 और ये 300 100, और इसको उधर शिफ्ट कर दो तो 1200 m, तो यहाँ से m की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100/1200, तो ये कैंसिल आउट हो गया कितना 1/12 टाइम्स, तो 1/12 kg विल बी द फाइनल आंसर। तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवालों को करने का ये तरीका है। और सवाल देखिए नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक और सवाल पूछा गया है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक रोड है, उस रोड को 2 नाइफ एजेस पे रखा गया और 2 नाइफ एजेस जो रखे गए वहाँ पर उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था d, मतलब टोटल डिस्टेंस ये जो है कितना है d। और दूसरा आपको बोला है कि rod of weight is supported 2 parallel knife A and B, equilibrium in horizontal position, the knives are distance d each other, the center of mass of the rod is at distance x from A। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं A एज्यूम कर रहा हूँ, इस पॉइंट को B एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है x डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो वेट होगा वो w होगा। और इसके अबाउट अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 है यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 है, तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है A पर, दैट मीन्स N1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है N1। तो अगेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, फिर से मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, A पॉइंट, C पॉइंट, B पॉइंट, क्योंकि 3 फोर्सेस यहाँ पर आपको दिखा दे। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें और उसको किसके इक्वल करें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल है तो उसको किसके बराबर करेंगे सर, 0 के बराबर करेंगे। पर किस पॉइंट के अबाउट लिखें, B के अबाउट, C के अबाउट, D के, A के अबाउट, तो इसका आंसर होगा हम लिखेंगे B के अबाउट, क्योंकि हमें जो चाहिए वो N1 चाहिए, N2 नहीं चाहिए। इन टर्म्स इस N2 को हमें क्या करना है, गायब करना है। गायब करने का तरीका ये, किसके अबाउट टॉर्क लिख लो, तो टॉर्क ऑफ N2 अबाउट पॉइंट B प्लस टॉर्क ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट B प्लस टॉर्क ऑफ N1 अबाउट पॉइंट B शुड बी इक्वल टू 0। ये तरीका है। अब ये आप समझ चुके हैं कि सर इसको तो हमने प्लानिंग की थी 0 करने की, 0 होगा क्योंकि इसके लिए उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं और उसी पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है, तो R 0 होने की वजह से ये 0 हो गया। सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ से कितने डिस्टेंस, ये टोटल D और ये x, तो कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस बचा सर D माइनस एक्स बचेगा, तो ये D माइनस एक्स बचा। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा सर, इसको लिखा ये वाले डिस्टेंस D माइनस एक्स, और जो फोर्स है वो कितना वेट है, और इसका डायरेक्शन जो होगा देखना, डायरेक्शन आर वेक्टर इधर की तरफ और W बाहर की तरफ। आर वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उससे बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन जो आ गई क्या आ गई, डॉट आ गई। प्लस अब बात करें लास्ट जो है N1 की वजह से टॉर्क, तो N1 की वजह से टॉर्क जो होगा अंदर की तरफ आएगा, डिस्टेंस D है तो D इंटू N1 क्रॉस इज इक्वल टू 0। एक डॉट एक क्रॉस, तो एक इक्वल 0 के उधर इक्वल पुट कर दें तो आपके पास यहाँ पर रिलेशन जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ D N1 इज इक्वल टू W इंटू D माइनस एक्स, तो N1 इज इक्वल टू W इंटू D माइनस एक्स अपॉन D। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, W इंटू D माइनस एक्स अपॉन W। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर अपन बात करें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो एंगुलर मोमेंटम का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। और अगर मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो R परपेंडिकुलर P होता है या MVR साइन थीटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस सवाल में जो आपसे पूछा है वो A और B पॉइंट के अबाउट क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, और A और B का एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट पूछा है, ओरिजिन के अबाउट पूछा है। तो आप ध्यान समझिए, जो A और B पॉइंट है उनकी जो वेलोसिटी है वो इस लाइन के अलोंग है, दैट मीन्स अगर वो इस तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स अगर आप ध्यान समझो इस लाइन से यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा ये R परपेंडिकुलर। और R परपेंडिकुलर A पॉइंट और B पॉइंट के लिए दोनों के लिए क्या है, सेम। अगर A पर दोनों के लिए सेम है तो अपन ने डिस्कस किया कि L इज इक्वल टू R P परपेंडिकुलर, तो P लीनियर मोमेंटम
दोनों का सेम है, आर परपेंडिकुलर सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन प्लेन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली अलोंग। बेसिकली आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के ऊपर कमेंट करना है, और आपको क्या बोल रहा है कि एक जो मास है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन फिक्स प्लेन में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा। देखिए सपोज करिए जैसे कि पार्टिकल जो है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से रोटेट हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसके बारे में अपन को कमेंट करना है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की, तो एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है सर, आर क्रॉस पी होता है। क्या होता है, आर क्रॉस पी। ध्यान समझना, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उसके लिए आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और वो ऐसे रोटेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो आर क्रॉस पी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो ऑप्शन जो होगा 3 होगा, जबकि रेडियस के लॉन्ग नहीं होगा, टेंजेंट के लॉन्ग नहीं होगा, और 45 डिग्री पर भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब जो सवाल यहाँ पर अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो है बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। मतलब अब जो सवाल अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को अपन यूज़ करना है और क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। ये कॉन्सेप्ट तभी हमें अप्लाई करना होता है जब सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, जीरो। जब भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर जीरो है तब हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करना है। तो सवाल को देख के हमें समझना है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करके सवाल को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। सवाल में बोला है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। मतलब एक हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। अब बोला एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम अ विस्कस फ्लूइड ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड एट द सेंटर एंड इज अलाउड टू स्प्रेड। मतलब एक विस्कस फ्लूइड यहाँ पर हम सेंटर पे क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो जब विस्कस फ्लूइड यहाँ सेंटर पे गिरेगा, ऑब्वियसली कि घूम रहा है, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, इस पर स्प्रेड आउट होगा ना। और आपको बताया और बोल रहा है कि फाइनली वो सारा फ्लूइड जब स्प्रेड आउट होकर नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी पर कमेंट करना है। तो देखिए अगर अपन बात करें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो हम समझते हैं कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है तो ओमेगा डिक्रीज होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है तो ओमेगा ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। अब यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी है कि पहले घूम रहा है, ठीक बात। अब जब इसके ऊपर वाटर यहाँ पर आ जाएगा या कोई भी फ्लूइड आ जाएगा जो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा आने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इनिशियली ओमेगा डिक्रीज होगा। अब जब पानी वापस बह के सारा गिर जाएगा नीचे फ्लोर पर, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस से इंक्रीज हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, तो ओमेगा फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो होगा डिक्रीज इनिशियली एंड इंक्रीज अगेन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर, ठीक है। इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं जिसमें सिंपल हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सवाल को समझ के सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, और करते हैं क्वेश्चंस। देखिए अब इस टाइप का सवाल ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में आपसे पूछा हुआ है। एक रिंग गिवन है, रिंग का जो मास है वो कैपिटल M गिवन है, रेडियस आर गिवन है, और सपोज ये ओमेगा से इनिशियली रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर आई जो होगा वो बेसिकली कितना होगा सर, आई तो होगा mr², और ओमेगा मैं मान लेता हूँ ओमेगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि रिंग पर जो है दो मासेस को ऐड कर दिया जेंटली, और ये यहाँ पर स्मॉल m और स्मॉल m रख दिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रिंग का mr² तो पहले से था, प्लस 2mr² और हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना स्मॉल mr²। और अब मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड ओमेगा डैश होगी, एंगुलर स्पीड जो होगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अपन समझ पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, क्योंकि कोई दूसरा फोर्स तो नहीं, टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, I2 ओमेगा 2। तो I1 की वैल्यू mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I2 की वैल्यू ये mr² प्लस 2mr² इंटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, देखिए
और आर स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर सर, ये बचा एम ओमेगा अपॉन ये हो गया एम प्लस 2m, स्मॉल एम होगा ना, एम प्लस 2m। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और करता है प्रैक्टिस। हाँ, नेक्स्ट ये सवाल जो है अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि आपको सवाल में बोला है कि आपके पास एक टेबल है, उसमें आपने जो थ्रेड है उसको आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो उससे जो रेडियस हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2 फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है L²/2I, है ना। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, L²/2I। बेसिकली यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो मैं समझ गया K इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया सर, ये प्रोपोर्शनल हो गया I के, और I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। दैट मीन्स ये हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल, r² के प्रोपोर्शनल। मतलब अगर रेडियस को अगर आप हाफ कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 4 फैक्टर से इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4th हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सवाल अपन को इस तरह से को सॉल्व करने आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल बात करें, ये सवाल भी ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि आपको यहाँ पर रेडियस जो है r0/2 वही हाफ कर दे रहा है, वैसे ही सवाल है, पर काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो आप फिर से समझिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिर से प्रोपोर्शनल होगी किसके, r² के। सिमिलर सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना क्या, तो देखिए Ke1/Ke2 इक्वल टू r2² ऐसा रिलेशन हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में बोल देता हूँ हाफ mv0², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी Ke2 बोल देता हूँ। r2 मतलब ये हो जाएगा r²/4, इनिशियल रेडियस r तो r², इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो Ke2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 2mv0²। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। इस सवाल और पिछले सवाल में डिफरेंस यही है कि बेसिकली जो पिछला सवाल था उसका आंसर जो था कि अगर रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ लोग इसका आंसर 4th लगाकर आ जाते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ तो 4 था यहाँ 2 क्यों। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर जो है वो mv0² की टर्म में पूछा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो बोल ही रहा है, पर वो ये नहीं बोल रहा कि कितना टाइम्स हुई, 1 2 टाइम 4 टाइम, आपसे पूछ रहा है कि वो mv0² की टर्म में कितना होगा, तो 2mv0² होगी। दैट मीन्स आप समझिए कि जो फैक्टर है वो तो वही है जो पहले था, बस आपको आंसर mv0² की टर्म में देना था। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, देखिए नेक्स्ट जो सवाल है इसमें बेसिकली अपन से ये पूछा है कि 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ω1 ω2 they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation, the expression for the loss coinciding of the energy during this process। मतलब इसमें इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एनर्जी का लॉस जो है वो सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है उससे अपन निकाल सकते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ I1 ω² और I2 ω2²। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, और फिर उनका क्या कर लो, सिंपली लॉस निकाल लो। तो इनिशियली आपको क्या गिवन है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों का I होगा, बट बाद में I और I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी भी कॉमन होगी तो वो कितनी होगी, और ये वैल्यू पुट करके अपन सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल में बोला है 2 bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation if their kinetic energy of rotation are equal। तो आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो क्या होगा। देखियो काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो होता है L²/2I। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो L² प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के होगा। दैट मीन्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I और 2I है तो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:√2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और वहाँ पर तो आप समझिए कि L इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, √I हो जाएगा। तो ये 1/2 है तो 1/√2 होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 3rd होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के और हो सकते हैं। इसमें आपको सॉलिड स्फीयर गिवन है, रोलिंग और फ्रिक्शनलेस सरफेस, और आपको बोला है कि अगर v स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पर v की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपली इस तरह के सवालों को करने के लिए यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो यूज़ करना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
सर ये होता है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब बस ध्यान ये रखना है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो लिखनी है वो ट्रांसलेटरी भी लिखनी है और रोटेशनल भी लिखनी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर के ट्रांसलेटरी और के रोटेशनल दोनों लिखनी होगी, है ना। और इनिशियल रेफरेंस लेवल अगर इसी को ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, वो वैल्यू अपन फाइंड आउट करो। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी रेफरेंस लेवल से, अगर h हाइट बोल रहे हैं तो mgh, ये वाली हाइट h की वन। बस अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी को अपन को लिख लेना है और उसको mgh के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, तो मिनिमम जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, √10/7 gh। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि v जो है √10/7 gh आ रहा है, ये लीस्ट कंडीशन है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए ना, मैक्सिमम मिनिमम अपन ने कैलकुलेट किया है ना। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। ऑलराइट, तो इस सवाल में इन्फॉर्मेशन क्या है, थिन होलो स्फीयर ऑफ मास m completely filled without a liquid of mass small m when the sphere rolls with velocity v kinetic energy of the system। देखो इस सवाल में बेसिकली आपको बोला कि एक स्फीयर है, उसके अंदर क्या फिल कर दिया है, वाटर फिल कर दिया है ना, इस तरह से वाटर फिल कर दिया है और इसको अपन ने कितना स्पीड प्रोवाइड करा है, v स्पीड प्रोवाइड करा है। तो v स्पीड प्रोवाइड कराने के बाद जो इस स्फीयर का जो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कैलकुलेट करना है हमें इन टर्म्स ऑफ mv²। ठीक है, तो एक बात ध्यान समझिए, यहाँ पर जो स्फीयर है उसके अंदर जो वाटर फिल किया है वो वाटर सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए। बाकी स्फीयर के लिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी भी होगी, रोटेशनल भी होगी, तो इस बात को ध्यान रखते हुए सवाल सॉल्व करिए। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन एक तो आपका वाटर, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ½ mv² लिखी है। दूसरा जो आप देखिए स्फीयर जो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी सिंपल ½ mv² होगा। तो ये किसका है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ये यहाँ पर लिखा है वाटर के लिए, और ये ½ mv² किसके लिखा है, स्फीयर के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो इसलिए mv² हो गया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, ये सिर्फ होगी सर स्फीयर की, किसकी होगी, स्फीयर की, और वो कितनी होगी, ½ I ω²। आई हम जानते हैं 2/3 mr², क्योंकि होलो स्फीयर हमें कंसिडर करना है, क्योंकि वाटर ये रोटेशनल मोशन या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ये 1/3 हो गया। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 mv²। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अपन काम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ट्रांसलेटरी मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ½ mv² होती है इस तरह के सवालों को करने के लिए, और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ½ mv² 1 + k²/r² होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि इस तरह के सवाल तेजी से हो जाए। अब आपको सवाल में क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है ना। सॉलिड स्फीयर की ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल रोटेशनल का बीच का रेशियो अपन को बताना है, तो KT/KT + KR इनका रेशियो बताना है। तो ये तो सिंपली ½ mv² हो जाएगा, ट्रांसलेशनल में तो हमेशा ये रहेगा, और टोटल में ½ mv² और यहाँ पर 1 + k²/r²। क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए वैल्यू कितनी हो जाती, 2/5 हो जाती है। तो k²/r² की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होगी, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा सर 1 + 2 तो 5/7, तो ये जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा बेसिकली 7/5। तो 7/5 से ये ऊपर 5 शिफ्ट हो जाएगा, तो 5/7, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो अगर इस तरह के फॉर्मूलाज आपको पता है और k²/r² आपको लिखना आता है तो आप इस तरह के सवाल इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ रिंग के लिए k²/r² की वैल्यू 1 होगी, डिस्क के लिए कितनी होगी, 1/2 होगी, है ना। उसके बाद बात करूँ होलो स्फीयर, उसके लिए 2/3 होगी, सॉलिड स्फीयर उसके लिए कितनी होगी, 2/5 होगी। तो ये वैल्यूज हमें एज ए स्टैंडर्ड पता है और इस तरह के फॉर्मूले पता है, तो अपन तेजी से सवाल को कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इस सवाल में बेसिकली वर्क डन के बारे में पूछा है, और वर्क डन आपको 3 तरह के ऑब्जेक्ट गिवन है, सॉलिड स्फीयर, थिन सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग, इनके लिए वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, देखो एक बात समझिए कि ट्रांसलेटरी मोशन में अगर अपन किसी भारी मास को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेंगे तो उसको डिस्प्लेस करने में वर्क डन ज़्यादा होगा। जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास का जो काम होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में वो काम किसका होता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आप एक बार समझिए, तकलीफ किसको ज़्यादा सरकाने में या किसको घुमाने में ज़्यादा तकलीफ आएगी, तो उसका आंसर होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आप कंपेयर कर लो, देखो सॉलिड स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई सॉलिड स्फीयर, वो कितना होता है सर, ये होता है 2/5 mr²। ठीक है, दूसरा इसको ए बोला है ना, इसको बोला आई ए, तो आई ए बेसिकली कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 0.4 mr²। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आपको बोला है थिन सर्कुलर रिंग डिस्क दिया हुआ है, तो आई बी डिस्क है, तो डिस्क का क्या होता है mr²/2 होता है, दैट मीन्स सर ये 0.5 mr² हो जाएगा। और थर्ड शेप जो हमें गिवन है वो गिवन है रिंग, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई रिंग, वो कितना होता है सर, ये होता है mr², दैट मीन्स 1 mr²। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मिल रहा है, रिंग का है, फिर इसका है, किसका, बी का, और फिर ए का। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किसके लिए करना पड़ेगा, रिंग के लिए, फिर किसके लिए करना पड़ेगा, डिस्क के लिए, फिर स्फीयर के लिए। तो आई वर्क डन फॉर सी ग्रेटर देन वर्क डन फॉर बी ग्रेटर देन वर्क डन फॉर ए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें वर्क कैलकुलेट करना है, कितना वर्क होगा। तो इस तरह के सवाल में रोटेशनल मोशन में जब भी से सवाल पूछे जाए और वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला याद रखें, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वहीं से फॉर्मूला आता है, और ये क्या होता है बेसिकली सर, ये होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है ना। तो अब ध्यान समझिए, इसमें बात कर रहे हैं क्या, रोकने के लिए वर्क डन चाहिए, रोकने के लिए वर्क डन चाहिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो जानी, 0। दैट मीन्स ये वाले जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही क्या वर्क डन का मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होगा डेफिनेटली। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है। और आप समझ पा रहे हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन के साथ रोटेशनल है, तो जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv² 1 + k² r², वैल्यू पुट करें तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी 3 जूल हो जाती है, तो इतना वर्क डन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। अब देखिए जो नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप इसमें रोटेशनल मोशन का जो होता है वो होता है मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। बेसिकली अपन बात करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर जो मोशन है वो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पर किस तरह के सवाल होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको अपन रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ड्रम ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M रोल्स डाउन विद स्लीपिंग अलोंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा, द फ्रिक्शनल फोर्स। बेसिकली एक जो आपके पास कोई भी ड्रम है जिसका रेडियस R और मास M है, वो इंक्लाइन प्लेन पर किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। ये सपोज आपका इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक ड्रम है, उसका मास M और रेडियस R है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह से इसका मास M और रेडियस R है, नीचे की तरफ आ रहा है। और ये जो प्लेन है ये कैसा प्लेन है, रफ प्लेन है, क्योंकि हमें जो कमेंट करना है वो किस पर कमेंट करना है, फ्रिक्शन फोर्स पे। तो ऑब्वियसली ये जो आपकी सरफेस होगी कैसी सरफेस होगी, रफ सरफेस होगी। अब आपको बोला है द फ्रिक्शन फोर्स पर कमेंट करना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है डिक्रीजेज द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। बेसिकली जब ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से अपन इसको रिलीज कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या वो रोटेशनल मोशन को और ट्रांसलेशनल मोशन को डिक्रीज करेगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन को डिक्रीज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टू आगे की तरफ होती है, तो वो डिक्रीज नहीं कर सकता। इसलिए ऑप्शन जो होगा ए वो क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन बी की बात करें, डिसिपेट्स एनर्जी एज अ हीट। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट हम तभी लगाते हैं जबकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर कौन सा फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट लगाकर हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई हीट लॉस नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में जब पार्टिकल या कोई भी जो रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी हीट में लॉस नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 2B क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की। ऑप्शन 3 मतलब डिक्रीजेज द रोटेशनल मोशन, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से समझिए, तो इनिशियली ये रेस्ट पर है, इनिशियल रेस्ट पर, तो इनिशियल इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे नीचे आता है तो एंगुलर वेलोसिटी इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रोटेशनल मोशन को भी डिक्रीज नहीं कर रहा। और फोर्थ ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी, दैट इज करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट है। उसका रीज़न क्या है आप एक बार समझिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कोई भी
पार्टिकल को हमने इंक्लाइन से रिलीज किया तो और वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स सिर्फ कौन सा होता है, mg sin थीटा होता है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन फ्री प्लेन है, कैसा प्लेन है, फ्रिक्शन फ्री प्लेन है, तो उस कंडीशन में सिर्फ कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। बट यहाँ पर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, अगर ऐसा है फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब आप समझिए ट्रांसलेटरी मोशन सिर्फ नहीं होगा, कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी के साथ साथ कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। दैट मीन्स जो ट्रांसलेशनल एनर्जी पहले हुआ करती थी विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के होने के बाद वो एनर्जी ट्रांसलेशनल किस में भी कन्वर्ट होगी, रोटेशनल में भी कन्वर्ट होगी। आप लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, क्या वो डेफिनेटली mgh ही होगी, यस डेफिनेटली कितनी होगी, mgh ही होगी। तो mgh जो है जब फ्रिक्शन है तो भी mgh है, फ्रिक्शन नहीं है तो भी mgh है, तो दोनों सिचुएशन में अगर ये mgh है तो आप समझ पा रहे हैं कि बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी जो होगी कंजर्व होगी, तो इसका मतलब जो ट्रांसलेशनल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। आइए करते हैं और इस टाइप के सवालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ होलो सिलेंडर। आपको क्वेश्चन में गिवन है एक सॉलिड सिलेंडर और दूसरा क्या गिवन है, होलो सिलेंडर, बोथ ऑफ द सेम मास, दोनों का मास क्या है, सेम एक्सटर्नल डायमीटर, आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम एट इंक्लाइन प्लेन, बोथ रोल डाउन विद स्लिपिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं बिना स्लिप हुए, विच आर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। मतलब आपको बताना है किसको टाइम जो लगेगा कम लगेगा, मतलब फर्स्ट मतलब टाइम कम किसको लगेगा। और ऑप्शन क्या क्या, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर। देखो टाइम के लिए जो रिलेशन होता है इंक्लाइन प्लेन के लिए वो रिलेशन होता है t इज इक्वल टू 1/sin थीटा अंडर रूट में 2h/g 1 + k² ये जो रिलेशन है, आप अगर यहाँ पर समझे कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में k² की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इंक्लाइन के लिए भी रिलेशन होता है पर यहाँ पर अपन बात करें रोटेशनल मोशन की, तो अब हमें देखना है कि किसके लिए k² की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके लिए ज़्यादा उसके लिए टाइम ज़्यादा, तो हमें बताना है जिसके लिए टाइम कम होगा तो आप ध्यान समझना, थीटा सेम है, h सेम है, g सेम होगा, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, k² अब बात करें यहाँ पर मैं बोलता हूँ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, क्या होलो सिलेंडर के लिए k² की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये होगी बेसिकली 1। क्यों ही, क्योंकि होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है, और mr² को अपन किससे कंपेयर करेंगे, सिंपली mk² से, तो यहाँ से k² की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। और बात करें सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 को कंपेयर करोगे किससे, mk² से, किससे कंपेयर करोगे, mk² से, तो यहाँ से k² की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1/2, दैट मीन्स उसके लिए 1 और इसके लिए 1/2। तो k² की वैल्यू ये तो किसके लिए सर, ये है सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए जो कि 1/2 है, दैट मीन्स कितना है 0.5 है। और ये किसके लिए है सर, ये होलो सिलेंडर के लिए, तो किसके लिए ज़्यादा हुई, होलो के लिए ज़्यादा, होलो के लिए ज़्यादा है तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली आप देखिए ऊपर की तरफ है तो प्रोपोर्शनल जैसे यहाँ पर सिचुएशन है, दैट मीन्स k² ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा। जब से हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट जब पहले पहुंचेगा, दैट मीन्स टाइम किसको कम लगेगा, टाइम किसको कम लगेगा, सॉलिड सिलेंडर को, क्योंकि उसका k² की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। क्लियर, तो इस सवाल का सही जवाब होगा क्या, सॉलिड सिलेंडर। तो इस तरह के सवालों को अपन को ऐसे करने और इस तरह के फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए। यकीन मानिए इस तरह के सवाल ट्रेंड में पूछे जाते हैं। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक जो अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जब अपन बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की, तो इस तरह के फॉर्मूलाज अगर आपको पता है और सिंपली आपको k² इस तरह से निकालना आता है या इनके बारे में आपको पता है, ऑलरेडी इनके वैल्यूज़ पता है, तो फिर ये सवाल आपके लिए बहुत तेज़ी से आप इन सवालों को कर सकते हैं और बिल्कुल इनका सटीक आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोले डिस्क एंड स्फीयर। देखो वैसे ही सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, नीट में पूछे हुए सवाल है, PYQ सवाल ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगेन देखिए एक सवाल ऐसा पूछा गया है जिसमें क्या बोला है, डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल्स ऑफ ऑन 2 इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, विच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। फिर से बात हो रही है कि पहले कौन पहुंचेगा,
तो फिर से आपने क्या लिखा सर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सवाल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये तो वही है, अंडर रूट में 2h अपॉन जी, यहाँ पर क्या होगा सर 1/k² जब भी इंक्लाइन प्लेन पर टाइम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए। अब बेसिकली हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, डिस्क और स्फेयर के लिए। डिस्क के लिए बात करें, फॉर डिस्क, अगर डिस्क के लिए मैं आपसे पूछूं k² की वैल्यू कितनी होगी तो आपका आंसर होगा 1/2। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं किसके लिए, स्फेयर के लिए, तो स्फेयर के लिए k² की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी सर, k² की वैल्यू स्फेयर की ली जाएगी 2/5। तो ये तो होता है 0.5 और ये कितना होता है सर 0.4। फिर से देखिए किसके लिए ज़्यादा है सर, डिस्क के लिए ज़्यादा है। किसके लिए कम है, स्फेयर के लिए कम है। तो जिसके लिए k² कम होगा उसके लिए टाइम भी कम होगा। दैट मीन्स पहले कौन पहुंचेगा सर, पहले यहाँ पर स्फेयर पहुंचेगा। तो इस सवाल का जवाब होगा 2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड। एक और सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान से समझिए, ऐसे सवालों में इस बात पे बहुत ध्यान रखना है कि आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट वाली गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी, उसको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। तो इसलिए सही है, पर अपने आंसर कौन सा सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। बात करें सेकंड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हाँ, आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, एफ लिमिटिंग का जो फॉर्मूला होता है, क्या एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू होता है म्यू एन, और ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। यस, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट बताना है। थर्ड, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू कम होती है। इस वजह से हम रोलिंग की बात कर रहे होते हैं, और जो शेप्स होते हैं टायर के वो रोल करते हुए वहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसलिए ऑप्शन सही है, पर हमें जो बताना है वो कौन सा बताना है, इनकरेक्ट। तो 3 भी आंसर नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन की बात करें, लास्ट ऑप्शन है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बात करूं मैं यहाँ पर लिखूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस। आप याद करो इनकी वैल्यूज जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जैसे 0.2, 0.1, 0.4। तो क्या है, डायमेंशनलेस है। और आपको क्या बोला, डायमेंशन ऑफ लेंथ के इक्वल है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, तो हमें ये तो बतानी थी, इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जिसे अपन को मार्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रोटेशनल मोशन जो अपन ने PYQ से डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।